व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले तो जय हिंद दोस्तों। कोई गुड आफ्टरनून, कोई गुड इवनिंग, कोई गुड नाइट नहीं, बस जय हिंद। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां पर जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कोई भी माँ का पेन नहीं देखता। सब बच्चे को देखते हैं कि यार एक नई लाइफ आ रही है, इस दुनिया में एक नए बच्चे का जन्म हो रहा है। एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इस सृष्टि को आगे चलाने वाली एक जननी माँ को छोड़कर सब किस पर फोकस करते हैं? जो रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जब आप लोगों को ये चीज वहां पर देखने को मिलती है कि एक माँ के इतने बड़े पेन को छोड़ देते हैं, ये माना जाता है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का एक जन्म होता है। तो फिर आप लोग अपने छोटे छोटे पेन को क्यों काउंट करते हो? आप लोग क्यों नहीं अपनी रिजल्ट को देखते हो कि यार जो रिजल्ट आएगा वो शानदार आएगा? एक बार देखो तो सही अपने माँ बाप की बेसिकली फेस की तरफ को यार, उन्होंने किस तरीके से कितनी मेहनत करके आप लोगों को इस मुकाम तक भेजा है, इस मुकाम तक पहुंचा है, कितनी जद्दोजहद उन्होंने की है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करो कि अगर आप लोग अपनी रिजल्ट पर, अपने प्रोग्रेस पर फोकस करोगे तो जो पेन है ना, यार आज कम सो लिए, यार आज ना ज़्यादा पढ़ाई कर दी, मतलब उन चीज़ों को छोड़कर ये देखो कि प्रोग्रेस क्या निकल कर आ रही है आप लोगों की, और फिर देखो कितने शानदार तरीके से आप लोगों को ज़िंदगी में जीने में मज़ा आता है। तो नया सप्ताह है, नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि भाई साहब जब तक एग्जाम मुट्ठी में ना आ जाए ना तब तक बरकरार रहना चाहिए। वीडियो का एंड मत मिस करना। आप लोगों को पता है कुछ नए चेंजेस किए हैं, स्कीम भी आज डिस्कस करूंगा, वोकैबुलरी वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट लोकेशन जो रामसर साइट है वो भी डिस्कस करूंगा, और छोटू कौन बनेगा करोड़पति भी होगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोग ये जरूर बताया करो कि टोटल जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर में, तो एक छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की हो जाती है। तो उस टेस्ट सीरीज में आप लोग ये बताया करो कि आप लोगों के मार्क्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा आर्टिकल है पर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आप लोग अपने आप से भी कोरिलेट कर पाएंगे। कई सारे बच्चे अक्सर मेल करते हैं कि सर डिप्रेशन में जा रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से अच्छा फील नहीं होता है। कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में क्या होने वाला है, हमारे हाथ में से चीज़ें निकलती हुई हम लोग को नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अब की बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज़िंदगी कैसे आगे चलेगी। कई बार अंदर से हड़बड़ाहट सी होने लगती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, सबको होता है, इसको अवसाद बोलते हैं हिंदी में, और अंदर से ये बड़ा ही इरिटेट फील कराता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसा नहीं कि आज आप लोग एकदम तुरंत डिप्रेशन में आ गए, वो तो एक तरीके से क्षण भरिक होता है, पर लेकिन जब लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती हैं तो वो एक नेचर सा बन जाता है इंसान का कि हाँ चीज़ों को लेकर टेंशन में रहना है, इरिटेट होना है, फ्रस्ट्रेट होना है, काम पर फोकस नहीं करना है, सारी एनर्जी जो है इधर उधर चीज़ों में लगानी है। इसके पीछे कई सारे रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं बात करूंगा पहले तो आप लोगों से लेट लाइफ डिप्रेशन के बारे में। नाम से आप लोग देखने को मिल सकता है लेट लाइफ, मतलब यानी कि जब थोड़ी एज हो जाती है इंसान की, उस टाइम पर भी डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कई बार बुजुर्गों के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना कई बार कि ये जो अंकल जी बड़े इरिटेट रहते हैं, वैसा भी इरिटेट कर देते हैं, बच्चों को देखते ही चिढ़ जाते हैं। तो वो कई बार कई सारी चीज़ों के ऊपर फैक्टर पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंटल से भी चीज़ें निकल कर आती है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिस जो घर में ऐसा माहौल रहता है ना, चिड़चिड़ापन का माहौल रहता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी उसी तरीके माहौल में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, तो वो भी ऐसे ही बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, जब बच्चा एक पैदा होता है ना वो बिल्कुल ब्लैंक सीट होता है, उसको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ क्या है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ से उसके अंदर में फिर अवसाद पड़ने स्टार्ट होते हैं। यानी एक प्योर बच्चा होता है जब वो पैदा होता है, और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, समाज, स्कूल, फ्रेंड, घर वाले, परिवार वाले, दुनियादारी, ये सारे उसके अंदर इतने सारे अवसाद भर देते हैं कि भाई साहब उसको ऐसा लगने लगता है कि बस क्या ही करे, कैसे जिंदा रहेंगे यार। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर इंसान को इस पर्टिकुलर ताने बाने में अगर पॉजिटिव माहौल मिलता रहे ना तो हमेशा इंसान जो है एक प्रोग्रेसिव चीज़ को अचीव कर ले, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में भी कई बार जरा सा कुछ हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया, कई बार तो पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई करनी रहे होंगे, वहाँ पर घूम रहे होंगे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा, चलो शादी कर देते हैं इसकी। ठीक है, सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या आता है? चलो शादी कर देते हैं इसकी। ये फैक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है यहाँ पर, जिसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल तरीके से पेरेंट्स की क्लास लेनी चाहिए, बच्चों को तो बाद में क्लास देनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इतने इरिटेट रहते हैं कि बच्चों से ज़्यादा वो इरिटेट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इज्जत बेइज्जती की पड़ी रहती है, उनको इस समाज की क्या, समाज क्या बोलेगा अगर शादी में थोड़ा सा लेट हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा साइड में चलती रहती हैं। तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। जो बच्चे उस माहौल में पलते हैं कई बार वो भी टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके फितरत ही वही बन जाती है, जैसा घर में 24 घंटे देखते हैं, तो वहाँ से भी एक माहौल निकल कर आता है। पर लेकिन
अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं कि कई बार या फिर मैं अपने यारों दोस्तों के बारे में जिनको मैंने एनालिसिस किया है या फिर मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बातें करता हूं उसके बारे में मैं बोलूं, तो एक चीज़ समझ में आती है जो बड़ी आसानी सी है, जिसको आप लोग खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। आज आप लोगों ने कोई टाइम टेबल बनाया मॉर्निंग के टाइम पे, या फिर आज आप लोगों ने मतलब सोने से पहले कोई टाइम टेबल बना लिया कि कल ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और सोचो कि आप लोग वो टाइम टेबल जो है 100% आप लोग कंप्लीट कर दो, तो क्या आप लोग जो हैं कभी भी अंदर से इरिटेट होगे? तो क्या आप लोग किसी भी तरीके का अंदर से डिप्रेशन आएगा? आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करोगे? आप लोग जमीन पर पैर ही नहीं रखोगे, कूदे कूदे फिरोगे। पर लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिस तरीके की शरीर की हमारी जो एक तरीके से ना लिमिटेशन होती है, उसको आराम आराम से पुश करना होता है हमको। यानी कि हम लोग डेली मान लीजिए अभी 2 घंटे बैठ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, टाइम टेबल बना देंगे आज से ही 6 घंटे बैठना है। शरीर बोलेगा कि नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको आदत ही नहीं बनाई। अगर आप लोग बोलो आज 2 घंटे बैठना है, कल को 2.5 घंटे बैठना है, परसों को 3 घंटे बैठना है, फिर 3.5, फिर 4, ऐसे चलोगे तो एक हफ्ते में शरीर उसको अडेप्ट कर लेगा और फिर वो अपने बैठने के लिए आप लोगों को अलाउ कर देगा। तो पहले आप लोगों को अपना नेचर समझना है, अपनी हैबिट समझनी है कि इंसान जो है वो आदतों का पुतला होता है। जैसी उसकी आदतें होती हैं वैसे इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप लोग उस इंसान को सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ाते चलोगे तो उसके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। पर लेकिन बोल दोगे कि आज 2 घंटे पढ़ रहा है, कल से 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो अगले दिन ही हथियार डाल के बैठ जाएगा, यार ये तो बहुत टफ काम है। तो इसलिए कहते हैं कि आराम आराम से बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, आराम आराम से उसकी परवरिश यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी शेड्यूल टाइम टेबल वगैरह आप लोग बनाओ, वो अपनी जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाओ, ना कि आप लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बना लेते हैं। एग्जाम तो जब आएगा आएगा ही, पर पहले अपने आप को तो देखो कि आप लोग कितना कर सकते हो। आप लोग ब्रेक डाउन होकर तो नहीं गिरोगे, आप लोग डिप्रेशन में तो नहीं जाओगे। तो इतना पहले टारगेट रखो जिसको आप लोग आसानी से अचीव कर सको, क्योंकि वो आप लोग को एक पॉजिटिव एनर्जी देगा, और जैसे ही आप लोग उसको अचीव कर लोगे फिर नेक्स्ट काम करने के लिए भी आप लोग तैयार हो जाओगे। पर लेकिन पहली बार में ही आप लोगों ने बोल दिया कि मांझी का जो पहाड़ था वो आज ही तोड़ना है, मांझी को भले ही उसमें 10-12 साल जितने भी साल लगे हों, पर हम तो आज ही तोड़ेंगे इसको, तो वो बिल्कुल भी सही तरीका वहां पर नहीं होगा। आप लोग अपने आप को एक गलत पोजीशन में डालते हुए नजर आओगे और फ्रस्ट्रेट इरिटेट होते हुए नजर आओगे। आज ही आंसर राइटिंग कर देनी है, आज ही सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देना है, ऐसे नहीं हुआ करता। टाइम को सिस्टमेटिक वे में डिवाइड करो और फिर उसके बाद में आगे लेकर चलो। एक एक चीज जो है उसको चेंज करते रहो। प्रैक्टिकल तरीका यही कहता है। और अगर हवाबाजी करनी है कि नहीं आज ही कर देंगे सब कुछ और फिर तो शाम तक वही होने वाला है जो नॉर्मली होता है, उसको फेंक कर सारी चीज़ों को साइड में कोई तीसरा काम करते हुए नजर आओगे। चलो शॉर्ट खोल के अपना इंस्टाग्राम पे रील या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें कि चलो घूमने निकल गए, वो वाली चीज़ देखने को मिलेगी, उसमें मन ही नहीं लगेगा। तो ये मुझे खुद से समझ में आया जब मैं चीज़ों को कर रहा था कि कई बार मैं डिसाइड कर लेता था कि यार ये काम करना है, हद से ज़्यादा उसको बढ़ा देता कि यार इतना को तो कर दूंगा आज, फिर होता नहीं था, शाम तक आते आते सर भारी होने लगता था। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो फिर डिसाइड किया कि इतना काम अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, इसमें इतना इंक्रीमेंट करता हूँ और फिर उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसको अचीव करते हैं और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न बनाकर जब चलना स्टार्ट किया जाएगा और उस तरीके से चीज़ें सुधरने लगेंगी और फिर रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को लेकर चलो। पहले जो डिसाइड किया है आप लोग सबसे पहले उसको निपटा लो अपने काम को, उसके बाद में शाम को मौज मस्ती के लिए अपना टाइम रखो। हम क्या करते हैं, पहले मौज मस्ती कर लेते हैं, टाइम टेबल बना रखा है, चलो शाम को पढ़ लेंगे, इतने घंटे तो पढ़ना है, क्या मॉर्निंग में पढ़ के क्या करना है, शाम को पढ़ लेंगे। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जो काम आप लोगों ने डिसाइड किया कंप्लीट करने का, उसको कंप्लीट करने के बाद में आप लोग खेलने जाना या फिर कोई और काम करना, और उसको बिना कंप्लीट किए बिना आप लोग खेलने जाओ या कोई और काम करो, और दोनों में डिफरेंस देखना फिर आप लोग। तो आप लोग अपनी जिंदगी में जब इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, डिप्रेशन लेकर आते हो, तो कहीं ना कहीं रीजन जो है वो आप लोग ही होते हो। अपने लिए रैंडमाइज टारगेट सेट कर देते हो, उनको इस तरीके से फिक्स करते हो कि वो टाइम टेबल आप लोगों को कभी फॉलो हो ही नहीं पाता है, और फिर जो है गिरकर परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर गिर जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग मुझे बताओ। कितने ऐसे ऐसे फैमिली मेंबर है जो रेगुलर अपना शेड्यूल बनाते हैं शाम को और उसको कंप्लीट कर पाते हैं, बताओ जरा, मैं भी तो जानूं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया गया कि कई सारे फैक्टर हैं। एक तो बायोलॉजिकली देखने को मिलेगा, पेरेंट्स वगैरह आप लोगों के आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो आप लोगों को इस तरीके का बना देते हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल में इमोशंस, एंगर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो आप लोग की होती हैं, अगर उनमें इनस्टेबिलिटी है, कई बार जॉब लॉस हो गई, ठीक है, कई बार लग रहा है कि यार ये तो आखिरी अटेम्प्ट है, घर वालों ने बोल दिया कि अब की बारी शादी करेंगे, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं आप लोगों के ऊपर में कि हाँ इंसान जो है उसको फियर रहता है कोई ना कोई, यार अब की बार ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा।
एक्सटर्नल फोर्सेज उनके ऊपर लगे होते हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, जिसको आप लोग एक तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये आउटसाइड फैक्टर होते हैं बेसिकली। तो ये स्टडी जब की गई तो पता चला कि ये एक डीप डिप्रेशन में इंसान को पहुंचा देते हैं आराम आराम से। जब इंसान इनके ऊपर सोचता रहता है कि यार ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होता ऐसा हो जाएगा, वो प्रेजेंट में जी ही नहीं पाता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो इंसान को इस सिचुएशन में डाल देते हैं। तो इनके ऊपर भी काम करना जरूरी है। सोशल फैक्टर ये तो वही है, शादी में जाओगे तो बेटा पूछेंगे क्या कर रहे हो बेटा, आप लोगों ने शादी में जाना ही छोड़ दिया, आप लोगों ने घर जाना ही छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ आप लोगों को, ये बात आप लोग मानोगे नहीं, कोई भी शादी विवाह कहीं भी होता है ना, वहाँ पर जाओ, जाने के बाद में जो वहाँ पर आप लोग फिर घर आओगे ना, आप लोग डबल एनर्जी से पढ़ाई करोगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ अक्सर फील की होगी, हम लोग तीज त्योहार पर भी घर नहीं जाते हैं, शादी विवाह तो एक अलग चीज़ होगी, नॉर्मल रेगुलर रूटीन चेंज कर देते हैं कि घर नहीं जाते हैं, पता क्या पूछेंगे घर वाले भी पड़ोसी भी कि क्या कर रहा है। ये रियलिटी में आप लोग अपने आप को एक ऐसे कुभवन में ले जाकर रख देते हो कि आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करने लगते हो जो कि ज़रूरत है आप लोगों को, और एनर्जी देती है वो चीज़। आप लोग फील करना, घर जाकर और आकर फिर पढ़ाई करना, डबल एनर्जी से ना पढ़ाई करो तो आप लोग बता देना। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप भी उन चीज़ों से डरने लगते हैं, अपने आप को एक ऐसे एक तरीके से एक ऐसे जोन में रखना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर कोई हमको टच ही ना कर सके। तो वो भी एक गलत चीज़ है यहाँ पर, इसलिए इनका असेसमेंट करना जरूरी है यहाँ पर। और जब यहाँ पर लेट लाइफ में जाते हैं, यहाँ पर तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, जब लेट लाइफ में आप लोग देखो, बुजुर्ग लोग कई बार क्या रहते हैं, एक तो पूरी जिंदगी तो काम करते हैं, फिर बाद में आकर उनके पास में कोई काम होता नहीं है। घर में भी अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में मस्त होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो बेसिकली कोई जॉब कर रहे होते हैं, इतने बिजी होते हैं। तो कई बार बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक तरीके से इन सब डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम इतना खाली होता है कि उनको टाइम काटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आसपास में से जब भी कोई बुजुर्गों के बच्चा गुजरता है तो उसको पकड़कर उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कई बार, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ी बहुत टाइम के लिए एंटरटेनमेंट हो जाता है, पर उनको क्या, बच्चों को क्या पता, बच्चों को तो ये लग रहा है कि इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट तो हम लोग खेल लेंगे अपना आप, ये अंकल तो हमको है ना एक तरीके से कि फालतू में हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है, उधर से मत जाना, अंकल पकड़ लेंगे। इस तरीके से बच्चे यहाँ पर करने लगते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ होती है। और कई बार ना इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आप लोगों को, कई बार यूजलेस बातें करना भी, जैसे कि आप लोग किसी दोस्त से गप्पे मार रहे हैं, और यार उस टाइम पे पता है ऐसा करते थे यार, क्या हो गया, और मजा ही रहता था यार, यार कोई टेंशन ही नहीं थी यार, उस टाइम पर कॉलेज के क्या दिन थे यार। तो ये चीज़ें जब करते हो ना किसी के साथ में, पास्ट मेमोरीज को आप लोग रिकॉल करते हो, ये भी आप लोग की लाइफ को बेटर बनाने का काम करते हैं। हमेशा कोशिश करो कि उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करो जो अचीवमेंट्स हैं आप लोगों के, या फिर जो अच्छे मोमेंट्स हैं, तो वहाँ से भी इंसान जो है इस तरीके मैटर में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती हैं जब यहाँ पर इंसान ऐसी कोई एक इंसान उसकी, जैसे मान लीजिए आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आप लोग कुछ लाइट टॉक्स कर सकते हो, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं, तो अगर उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, इरिटेट नहीं कर रहे हैं, फालतू में एक दूसरे की टांग नहीं खींच रहे हैं, एक दूसरे का ट्रस्ट इशू नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर उसको सिस्टमेटिक वे में लेकर आगे चला जाए। आप लोगों ने देखा होगा तनिष्क कटारिया साहब बोल रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये टॉपर ने खुद ने बोला है। तो अगर कोई सपोर्टिव इंसान आप लोगों के बैकएंड में खड़ा हो, तो चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, मम्मी हो, पापा हो, वो सपोर्टिव इंसान अगर कोई खड़ा है आप लोगों के साथ में, तो आप लोग बहुत सारे जो फालतू की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आप लोग बच जाते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसा इशू है जो कि सोसाइटी में खासकर इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, और जो बच्चे हैं खासकर उनको तो लेकर कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो भी चीज़ों को समझ सकें कि ये रियलिटी में चल क्या रहा है। तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है, या फिर मेडिकेशन भी किया जाता है। कई बार आप लोग देखा, कई बार नींद की गोलियां देते हैं कि तुम सो पहले, क्योंकि सोना भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है। मुझे कई बार क्या होता है, सर भारी हो जाता है, कई बार कई सारी चीज़ों को लेकर हो जाता है। आजकल जैसे क्लासेस चल रही हैं ऐप के ऊपर में, तो ना पूरे दिन में इतना होच पोच रहती हैं चीज़ें, इतने सारे टीचर हो रखे हैं, ठीक है, तो सबसे बातें करना, सबसे कोऑर्डिनेट करना। कई बार क्या होता है कि किसी टीचर को बोला कुछ, टीचर ने कर कुछ दिया, तो हिंदी में, इंग्लिश में PDF वगैरह वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराना, सबको देखना कौन कौन कैसे काम कर रहा है, बच्चों की क्वेरी आ रही है, टेक्निकल टीम उसको देख रही है कि नहीं देख रही है। तो इतना ऐसा लगता है कई बार, तो मैंने कहा यार कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, क्या क्या ही जोड़ा साथ में, मतलब कई बार ना इतना भारी हो जाता है शाम तक आते आते दिमाग पर। लेकिन फिर चीज़ें लगती हैं कि मैंने कहा यहाँ से चीज़ें और आगे बढ़ेंगी अच्छे लेवल पे, और चीज़ों को अच्छे लेवल पर लार्ज स्केल पर कनेक्ट किया जाएगा बच्चों के साथ में, और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई जाएंगी। आगे बहुत सारे प्लान हैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लाने का, तो वो उसके लिए बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इतने सारे, अगर एक अकेला इंसान तो सारे काम कर नहीं सकता ना, मैं बैठ कर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने बैठ जाऊँ, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सब चीज़ों को मैनेज करना एक सिस्टम के थ्रू, अगर वो अच्छे से मैनेज हो जाता है, मैं नहीं कह रहा कि टीम अच्छी नहीं है, टीम बड़ी बेहतरीन है, सारे के सारे सपोर्टिव इंसान मिले हुए बेसिकली टीम में बड़े अच्छे हैं,
पर लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि 100% आप लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो कई कई बार चीज़ों को। और मेरा रहता है कि यार चीज़ें ना अच्छे लेवल पर चलती रहे वहाँ पर। तो कई बार उसको लेकर सोचता हूँ, बैठता हूँ, फिर दिमाग में कई बार कि इसका क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए। जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐप में लॉगिन नहीं करते हैं, वहाँ पे जाके कई सारे वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर रहे हैं और कोर्स ढूंढ रहे हैं कि मेरा कोर्स कहाँ है, मेरा कोर्स कहाँ है। अब सबको अलग अलग से रिप्लाई कर रहे हैं कई सारे टीम के मेंबर, उसके बाद भी फिर उनका सोल्यूशन नहीं आता है। फिर क्या है, कई सारे इरिटेट कर रहे हैं, सर पैसे तो ले लिए, कोर्स दे नहीं रहे हो। लूट मचा रखी है। लॉग इन नहीं कर रहे हैं वो वेबसाइट में, मतलब बिना देखे उनको कोर्स दिख नहीं रहा है, फिर कह रहे हैं कि लूट मचा रखी है। तो लूट मचा रखी है, लूट भी ऐसे बता रहे हैं, मतलब फिर वो चीज़ ना अंदर से कई बार इरिटेट करने लगती है। कई बार इसलिए मैं कई बार ना ऐसा लगता है कि मैंने कहा इंसान को शांत रहना भी सीखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली इंग्लिश में चाहिए सारी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे जिनको कंप्लीटली हिंदी में चाहिए, ठीक है। अब उनके बीच में एक बैलेंस बनाना जरूरी हो जाता है। तो सब चीज़ों के आप लोगों को फैक्टर देखने को मिलेंगे। एक बच्चा है, वो बेसिकली साउथ इंडिया का है, उसने कोर्स ले लिया, टीचर जो है हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ पर, कह रहा है कि मुझे तो इंग्लिश में चाहिए था बिल्कुल, ये तो क्या चल रहा है, तो मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार वहाँ तो मैंने लिख ही रखा है बाइलिंगुअल कोर्स होगा, इंग्लिश में कंप्लीटली कोई पढ़ाएगा नहीं, इंग्लिश में लिखा होगा पर पढ़ाएंगे हिंदी में बोल के। ये पीपीटी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। तो पहले कह रहा है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है यार फीस रिटर्न कर देता हूँ। कह रहा सर मैं क्या करूँ, मुझे तो आपसे ही पढ़ना था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे बता दो। कह रहा है कि मैं ट्राई करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है सोल्यूशन क्या निकाले चीज़ों के। तो कई बार आप भी इसी असमंजस में फंसे होते हो। तो बैलेंस बनाओ जिंदगी में, अपना पहले टारगेट सेट कर लो इनिशियल डे में, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, शाम तक काम को पेंडिंग मत रखो, उससे पहले उसको कंप्लीट कर लो, तभी चीज़ें आप लोग ढंग से कंप्लीट कर पाओगे, वरना डिप्रेशन का शिकार होते हुए नजर आओगे। तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन भी हो रहे हैं आज के डेट में। इवन वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पहले इसको काउंट नहीं करता था, और वो भी इसको एज ए डिजीज के तौर पर काउंट करने लगा है, ठीक है, डिप्रेशन को। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके ऊपर। तो याद रखिएगा, और ये टेंशन वेंशन लेना थोड़ा छोड़ो यार, आज के दिन में जियो और शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा और किसको कवर करते हैं। आप लोगों ने सुना कि गंजे को कंगा कैसे बेचा जाता है, तो वो कोई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पूछे। अभी हुआ क्या है यहाँ पर सॉरी यार, अभी हुआ क्या है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के जो बेसिकली लीडर हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन बेची। और ये ऐसा नहीं कि इन्होंने बेसिकली, ये बहुत लंबी प्लानिंग चल रही थी ऐसी बेचने की इनको। इन्होंने क्या किया, ये प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रांस से छीना, यानी कि प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था फ्रांस के पास में, फ्रांस जो है वो बेचने वाला था ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को जो है लुभाया और लुभाकर अपने पाले में ले लिया। रुबिया अकेले ने नहीं, उसने यूनाइटेड किंगडम को साथ में लेकर, मतलब यूनाइटेड किंगडम को बोला कि देख कैसे तेरा फायदा कराता हूं। यूनाइटेड किंगडम ना यार एक ऐसा देश है, आप लोगों ने हिस्ट्री अगर उठाकर पढ़ी होगी कि यूके से ही एक तरीके से लोग जो थे वो निकल कर जैसे तैसे पहुंचे यहाँ पर सजा से बचने के लिए। जैसे काला पानी की सजा नहीं दी जाती थी, मैंने आप लोगों को ये पहले भी चीजें पढ़ाई थी, ऐसे ही यहाँ पर निकल कर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचा करते थे और उन्होंने अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर ली। जो एक टीचर थे जो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी। वो बोल रहे थे कि आज की डेट में जो दिल्ली के अंदर में क्रोल बाग वाला रीजन है, क्रोल बाग वाले रीजन को उन्होंने कंपेयर किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्यों? क्योंकि क्रोल बाग में भी जो लोग रहते हैं, जहां पर बेसिकली कोचिंग्स के हब माने जाते हैं, वहां पर सारे के सारे लोग जो है प्रॉपर्टी से बहुत प्यार करते हैं और वहां पर प्रॉपर्टी की कीमत भी इतनी ज्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं है। रिजल्ट क्या है, वहां पर भी लोग जो है बाहर से आकर वहां पर बसे हैं और उन्होंने वो कॉलोनी बसाई है वहां पर। उससे पहले वहां पर बंजर जमीन हुआ करती थी। तो जो लोग कहीं से आकर कहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं ना, और वहां पर आकर वो अपनी एक तरीके से चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें इतनी सारी किल्लतें झेलनी पड़ती हैं, तो उनको समझ में आता है कि पैसे की कीमत क्या है। आज की डेट में आप लोगों ने एक फेमस एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी कि एक लड़का है, वो जाता है किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट वाले को टिप देकर आता है $500। रेस्टोरेंट वाला एंजॉय करता है अच्छे से अपनी लाइफ को शानदार तरीके से, कहता है वाह यार किसी अमीर बाप का बेटा लग रहा है। फिर एक दिन जो है उसका बाप आता है, बाप जो है टिप देता है उसको कितना, $5। तो पता चलता है कि ये बेसिकली उस लड़के का बाप है और वो कहानी जो है कनेक्ट की जाती है कई बार बिल गेट्स के साथ में। तो ये माना जाता है कि बाप जो है उसको अहमियत पता है, क्योंकि उसने एक एक पाई कर जोड़ कर यहाँ तक पहुंचा है। बेटे को क्या हुआ, बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है, उसने आकर चीजें उठाई, बस उसको जमी जमाई मिल गई और काम चल गया। जो ट्रांजिशन फेज होता है ना किसी भी जनरेशन का, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आज की डेट में आप लोगों ने मेहनत कर अपना एग्जाम क्लियर कर आप लोगों ने यूपीएससी निकाल दिया, तो आप लोग समझ रहे हैं
आप लोगों की आने वाली जनरेशन, आप लोगों के पोते पोती तक भी ये बोलेंगे हमारे बाबा जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। और ये देखा है, कंगना रनावत को आप लोगों ने बोलते हुए सुना होगा कई जगह कि मेरे जो ग्रैंडफादर जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। ये आप लोगों की ऐसी औकात बना देगा। अभी एक टीचर थे, मतलब अभी का मैं पढ़ा था उनसे जब बेसिकली बीटेक के टाइम पर, तो वो बड़ी शानदार बात बोला करते थे। उनकी एज जो थी वो लगभग 76 थी। उन्होंने बोला कि टीचिंग प्रोफेशन मुझे क्यों पसंद है, कह रहे कि इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है यार, तुम जब चाहो तब तक जो है बच्चों को पढ़ा सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बात उन्होंने बोली कि आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ ना, मेरी पसंद का खाना बनता है। उनकी एज 76 हो चुकी है और आज भी उनकी पसंद का खाना जो है सारा परिवार खाता है कि अच्छा हाँ ये आए हैं। क्यों? क्योंकि वो आज भी काम करते हैं। तो काम करने से कभी कोई इंसान मरता नहीं है। और जो इंसान जो है हमेशा अपनी उन चीज़ों पर फोकस करता है कि हाँ यार हमेशा अपनी एक तरीके से हेल्थ को साथ में लेकर वो अपने काम की पूजा करता है, वो इंसान कभी मार नहीं खाएगा यार समाज में। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम सर की वो सबसे बेहतरीन कोटेशन मुझे लगती है कि डोंट पोल्यूट योर ड्यूटी, इफ यू विल पोल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन, बट इफ यू विल सैल्यूट योर ड्यूटी एवरीवन विल सैल्यूट यू। तो अपने काम को सैल्यूट करो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप में इतनी मेहनत कर दो कि सारी चीजें जो है आप लोगों के पास में आएगी। और ये काम कौन समझते हैं? काम वो समझते हैं चीजों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इसलिए क्रोल बाग को वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में कंपेयर करते थे। यहां पर भी लोग अपनी प्रॉपर्टी से इतना प्यार करते हैं, सबसे ऊपर इनके लिए बिजनेस है। अगर आज की डेट में यूएसए को देखेंगे, वो लोगों को भाई साहब लड़ा देते हैं, तुम लड़ो मरो कटो, बस हमारा फायदा करते रहो। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुनिया में जहां जहां भी लड़ाई हो रही है वहां यूएसए की टांग आप लोगों को लड़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऑल ओवर वर्ल्ड में 40% डिफेंस का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएसए के द्वारा किया जाता है। सिप्री की रिपोर्ट आई, उसने ये बताया। सिप्री की फुल फॉर्म बतानी है और कहां पर इसका हेडक्वार्टर है ये आप लोगों को बताना है। ये बताती है दुनिया में कौन कौन कितना कितना कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए के लिए दुनिया में लड़ाई लगी रहना कितना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को शांत नहीं होने दे रहा है। भाई साहब यूरोप जो कितना शांत देश था उसने हथियार खरीदने स्टार्ट कर दिए। अभी वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ जोन में है, आसपास में कोई देश नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कोई टेंशन नहीं रहती। सबसे प्यारी बात मुझे ऑस्ट्रेलिया की ये लगती है, कोई है ही नहीं है पड़ोस में जिसके साथ में जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ाई है। हमारा देखो एक साइड में चाइना, एक साइड में पाकिस्तान, कुछ ना कुछ चलता रहता है, एक साइड में बांग्लादेश। यहां पर कोई टेंशन ही नहीं है। कोई अगर लड़ाई करने भी आएगा ना भाई साहब, उसकी भी खस्ता हालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज का फ्यूल खत्म हो गया, कहीं कुछ हो गया और ये धड़ाधड़ उड़ाते रहेंगे सबको। तो इसलिए एक सेफ कंट्री भी यहां पर माना जाता है। पर फिर भी आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसके चलते दुनिया में हर एक देश जो है अपने आपको और ज्यादा सिक्योर करना चाहता है। क्योंकि अब की बार अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई ना तो भाई साहब इस धरती का आप लोग बोल सकते हैं कि मानवता खत्म कर देगा। इतने ऐसे ऐसे हथियार लिए बैठे हैं सब, तो सब अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। डिटरेट एक तरीके से डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। डिटरेंस का मतलब पता है क्या? गांव में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान जो है उसके पास में कट्टा है, दुनाली, एक कट्टा लिए बैठा है, ठीक है। सामने वाला जो इंसान जो है वो क्या करता है, उस कट्टे को लेकर छत पे जाता है और साफ करता है। हफ्ते में एक बार दिखाता है लोगों को, बंदूक है भाई साहब निकल मत जाना पास से। दूसरे वाला उठाकर क्या लिया, माउजर ले आया, भाई साहब आ जाओ, ऑटोमेटिक है ये भी, इतनी गोलियां जो है डाली जाएगी शरीर के अंदर में कि कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने जब यहां पर अपनी बंदूक दिखाई तो सामने वाला डर रहा था। अब सामने वाला भी बंदूक लेकर आ गया, कह रहा है कि अब हमारी बंदूक देखो यार तुम। तो ये होता है डिटरेंस क्रिएट करना, यानी कि सामने वाला इसलिए डरा रहा है क्योंकि उसके पास में हथियार है, तुम्हारे पास में है नहीं। न्यूक्लियर हमारा बॉम्ब बनाना हमारा कोई शौक नहीं था कि भाई साहब हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के देखें कैसा लगता है। हमारे ऊपर सैंक्शन तक लगाए गए, पर लेकिन उस टाइम पर एपीजे अब्दुल कलाम सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने जो एक हिम्मत दिखाई ना, वो उसकी वजह से आज की डेट में लोग जो है वो हम लोग को इज्जत देते हैं। इस दुनिया में ना ताकत एक ऐसी चीज है, जब तक आप लोगों के हाथ में नहीं आएगी ना, लोग आप लोगों को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करेंगे, लोग आप लोगों को इज्जत ही नहीं देंगे। इसीलिए तो नौकरी है, नौकरी आती ही लोग आप लोग की इज्जत करने लगते हैं क्योंकि आपके हाथ में पावर आती है, आपके हाथ में पैसा आ जाता है। और ये रीत है इस दुनिया की, जिसके हाथ में पैसा और पावर है वही दुनिया को रूल करता है, और जिसके हाथ में नहीं है वो हमेशा बेचारा बनकर रहता है। अगर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आप लोग इस दुनिया में आने के बाद में कुछ डिफरेंट किया। इसलिए पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा होना आप लोगों के घर वालों के लिए बड़ी बात होगी, पर इन रियलिटी सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस दुनिया में क्या अचीव किया है। वो अचीवमेंट यहां पर यूएसए ने किया है। यूएसए ने पैदा होने के बाद में ऐसा अचीवमेंट किया कि दुनिया को आज की डेट में नचाता है अपनी उंगलियों पर। कहानी ऐसी ऐसी बनी है कि यूएसए को जुकाम हो गया, दुनिया को बुखार हो गया, समझ रहे हैं। जहां जहां पर भी कोई दिक्कत है, पापा कौन है, पापा यूएसए, वो ठीक करेंगे। दुनिया में पुलिस बना घूम रहा है ये, जहां जहां पर इसको दिक्कत होती है ना, जहां जहां पर इसको लगता है कि यहां पर जाकर ये घुस सकता है और अपने हथियार बेच सकता है, वहीं पर जाकर टांग अड़ा देता है। यूएसए इतना खतरनाक देश है, ये कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ है।
आज की डेट में पता है क्यों है ये इंडिया के साथ में? क्योंकि इसको पता है कि मैं ही टैकल कर सकता, क्योंकि इंडिया ही टैकल कर सकता है चाइना को बिना इसके आए हुए भी। यानी कि एक तरीके से दूसरे की हेल्प से दूसरे को मरवाने के काम जो है वो बखूबी को यूएसए से सीखे। सेम काम अभी रसिया को बर्बाद कर चुका है, ये समझ सकते हो, इसकी यूक्रेन की हेल्प से। इसीलिए भाई साहब इतने लंबे समय तक लड़ाई चलती है कि कोई अब तक तो 4 बार यूक्रेन को चबाकर खाकर थूक देता रशिया, पर लेकिन देख लो वो भाई साहब हथियार पे हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो आज की डेट में कंडीशन क्या है ये यहाँ पर आप लोग समझिए किस तरीके से खेला खेला जाता है। यही खेला इन्होंने किसके साथ में खेला? ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेला। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लेने वाला था। भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि वो तो बहुत देर में देगा, पता नहीं कब तक देगा, और नॉर्मल सी दे रहा था, हम तुमको एडवांस लेवल की देंगे जो हम ही यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करता है। और ये ऐसा नहीं कि आज ही देगा, पहली जो है यहां पर डिलीवर की जाएगी 2032 में, यानी कि 10 साल बाद यहां पर मिलने वाली है। 10 साल बाद ये इंसान ना भाई साहब कुछ और करता हुआ मिलेगा आप लोगों को। ये न्यूक्लियर सबमरीन से थोड़ी ना खेलेगा उस टाइम पर, और इनको बेच दी इसने, और वो भी इस रेट में जिसकी कुछ हद नहीं है। और फ्रांस इससे सस्ती में दे रहा था इतनी सारी, और इसने इसको आधे प्राइस में बेसिकली चिपका दी इसको आकर। तो इसको कहते हैं कि गंजे को भी कंघा बेच देना, ठीक है। और यहां पर साथ में इसको भी लगा लिया, कह रहा आजा बेटा तेरा फायदा कराते हैं। क्या डिजाइन है ना भाई साहब, वो ब्रिटेन देगा, ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है ना वो अमेरिका देगा, और मिलकर काम करेंगे, देख तेरे लिए कैसे सबमरीन बनाते हैं। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये लोगों को, वो नहीं कहते कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मंदिर मस्जिद में जाते हैं या फिर कहीं पर ऐसे जाते हैं, कई जगह तो बहुत अच्छे पुजारी मिलते हैं, वो आप लोगों को अच्छी पुजारी हो गई, मौलवी हो गए, अच्छी बातें बताते हैं, आप लोगों के अंदर का डर जो है वो खत्म करते हैं। कई जगह होते हैं कुछ ऐसे रहते हैं डरा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। ओ माई गॉड मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो ये कर दो वो कर दो वरना ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डर का जो खेल है ना, ये जहां जहां भी आप लोग डर गए वहां पर आप लोग मर गए। तो इसलिए कहते हैं कि डरना नहीं है, हमेशा अपने ऊपर फोकस करो। तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया को डराकर समझाकर जैसे बोलो अभी इसके लिए चिपकाने जा रहा है। तो ये मीटिंग हो रही है एयू के यूएस की, और इसमें यूपीएससी ने आप लोगों ने देखा मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस से। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे लिए। क्या था फायदेमंद इस रीजन में, यहां पर आप लोगों को पता है मलाबार एक्सरसाइज होती है, उसमें ऑस्ट्रेलिया यूएसए जापान है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप लोग यहां पर देख सकते हैं क्वाड के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इसी के साथ में आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी ये यहां पर इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ऐसा मुद्दा है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है वो एक तरीके से परमानेंट कुछ नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को समझकर चलना होता है। और इंटरनेशनल रिलेशन ना इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, उसमें आप लोगों को दुनिया में कहां पर क्या क्या हो रहा है उसकी थोड़ी थोड़ी सी खबर रहती है, और चीजों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो ओकस के बारे में अभी समझ सकते हैं, ये अभी पिक्चर में आ गया है, डील इनकी आगे चल रही है, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और चाइना को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश यहां पर इनके थ्रू की जा रही है। 3 देश हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑस्ट्रेलिया यूएसए और यूके, ये मिलकर यहां पर ये मीटिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। ये है इस पूरे आर्टिकल का सार। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। फीडबैक जरूर दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है आर्टिकल अच्छा है बुरा तो अपना प्यार दिखा दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर, ठीक है। डिसलाइक भी किया करो अगर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, और पसंद आ रहा है तो फिर प्यार दिखाया करो। ये चीजें आप लोगों को जिंदगी में भी उतारनी है, ठीक है। कोई चीज पसंद आती है ना, मम्मी की भी अगर आप लोग लगता है रोटी बड़ी अच्छी बना रखी है, हालांकि झूठ भी बोल दिया करो, कई बार कभी हो गया नमक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो मम्मी बड़ी शानदार रोटी बनी हुई है यार आज, उनके चेहरे पर स्माइल देखना भाई साहब, ठीक है। माँ जो होती है ना बच्चों की थोड़ी थोड़ी सी बातें अगर आप लोग अप्रिशिएट कर दो ना, पूरे दिन लगी रहती है यार आप लोगों के लिए। थोड़ा सा बोल दो एक बार, फिर देखना उनके चेहरे पे खुशी कि मम्मी वाह क्या खाना बना रखा है, भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। तो देखो फिर पापा को इसी तरीके से मेहनत करके आए कि पापा आपकी वजह से मतलब चीज़ें चल रही हैं, उनको फील लव देखो। और माँ बाप को भी ये काम करना चाहिए। अक्सर बच्चे अक्सर अपने अंदर दबाए बैठे रहते हैं, प्यार दिखाते ही नहीं है। थोड़ा सा प्यार सो भी करना चाहिए इंसान को, लगता है कि नहीं लगता है आप लोग ही क्या रहे, अक्सर है पापा से लोग दूर रहते हैं, मम्मी से तो फिर भी चिपक जाते हैं, पर लेकिन ये रियलिटी है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, तभी जो है अच्छे से कनेक्टिविटी हो पाएगी। ये मेरी राय है, बाकी आप लोग ही क्या रहे आप लोग बताइएगा। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो पहले भी न्यूज़ में था और फिर से न्यूज़ में आ गया है। डीप ओशन मिशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात की जाएगी। बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आंसर राइटिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को यहाँ पर इसके रिलेटेड देखने को मिलेगी। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक की ग्रेविटी बताता हूँ कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, तब आप लोगों को इसको सुनने में और ज़्यादा मजा आएगा। आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि डीप ओशन मिशन, यानी कि डीप ओशन मिशन द टॉर्च बियरर ऑफ इंडिया ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जो हमारे देश की जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए एक टॉर्च बियरर है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर क्या है कि जो समुद्र के अंदर से जो रिसोर्सेज हम लोग निकाल कर लेकर आ रहे हैं, एक तरीके से उस पर कितने सारे लोग डिपेंडेंट हैं। हमारे देश के कोस्टल एरिया के बारे में अगर बात करो,
ये मछली पालन के ऊपर कितने सारे लोग डिपेंडेंट है, कितने सारे लोगों को जॉब मिलती है। और हमारा ओशन अगर इसकी हेल्थ अच्छी रहती है तो उसकी वजह से जो है लोगों को जो है एक तरीके से कितने सारे फायदे होते हैं। यानी कि आज की डेट में टूरिज्म के लिए बात कर ले, ओशन एनर्जी के बारे में बात करें, कोस्टल एरिया डेवलपमेंट के बारे में बात करें, मैरीटाइम सेक्टर के बारे में बात करें, ब्लू इकोनॉमी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और हमारा जो मिशन है यहाँ पर ये है बेसिकली एक ऐसा मिशन जो कि बार बार आप लोगों को न्यूज़ में जाता हुआ नजर आया होगा, जिसका नाम रखा गया मत्स्य 6000 समुद्र मिशन। जो एम है यहाँ पर वो 6000 मीटर की गहराई तक ये जो व्हीकल भेज रहा है उसको मत्स्य 6000 बोला गया है, पीआईबी के द्वारा कवर किया गया। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये टॉपिक रह गया, इस टॉपिक को कवर नहीं किया है। मैंने बोला था आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट होगा वो मुझे पता है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक 2026 तक आप लोगों के सामने आता रहेगा घूम घूम के, और उसके बाद भी न्यूज़ में आता रहेगा। तो ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आज आ गया, फिर उसके बाद में 15 दिन बाद फिर न्यूज़ में आएगा किसी रीजन की वजह से, कहीं और कुछ इशू बन गया फिर न्यूज़ में आएगा, या फिर एक महीना नहीं तो दूसरे महीने में रिपीट हो जाएगा। तो टेंशन मत लिया करो, जो टॉपिक कवर करा रहा हूं ना तसल्ली में उसको कवर किया करो ढंग से, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक जो है वो रिपीट होता है। और टॉपिक अगर मुझे लगता है अभी टाइम नहीं है बाद में कवर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेगुलरली आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग मौसमी मेंढक हैं कि आज आ गए और कल वे भाग गए तो यार फिर तो यार मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हिंदी और इंग्लिश में पीपीटी मिल जाएगी आप लोगों को, टॉपिक की क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा, यूपीएससी में क्या क्या चीजें पूछी जा चुकी हैं अब तक इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी कुछ कुछ बातें मैं करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करेंगे। न्यूज में किस लिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये बातें बताई जा रही है कि समुद्रयान जो मिशन है वो कहीं ना कहीं 2026 तक का जो है साकार होता हुआ नजर आएगा। ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में अगर आप लोग समुद्र देखेंगे तो दुनिया भर में आप लोगों को समुद्र जो है वो नजर आएंगे अलग अलग तरीके से। यानी कि हमारी कंट्री के जस्ट नीचे आप लोगों को इंडियन ओशन, ये महानता है पूरी दुनिया में, एक ऐसा देश है जिसके नाम पर पूरा ओशियन है, ये आप लोग बोल सकते हैं। चाइना के नाम पे भी सी है एक छोटा सा, हमारे नाम पे भाई साहब ओशियन है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। और जब मैं शब्द बोल रहा हूँ ना कि ब्लू इकोनॉमी के बारे में जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप लोग लार्ज स्केल पर समझा करो कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। यानी कि समुद्र के अंदर से मछली लाते हैं, समुद्र के अंदर से रिसोर्सेज लाते हैं, कोरल रीफ है उसके अंदर में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी निकाल कर लेकर आते हैं, समुद्र के थ्रू हम लोगों ने रास्ते बना रखे हैं, समुद्र में से हम लोग तेल निकाल कर लेकर आते हैं। तो समुद्र में आज की डेट में एक जीवन बसता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो ये समुद्र जो है वो दुनिया भर में अगर देखोगे तो मोटे मोटे तौर पर ये माना जाता है कि लगभग 70% से भी ज्यादा भाग पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा इस पृथ्वी के ऊपर। यानी कि जो ये पोर्शन है लैंड का, ये लगभग आप लोगों को लगभग 29 या फिर 30% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी लगभग पूरा 71% या फिर 70% के करीब आप लोग बोल सकते हैं ये पानी है। तो इस पानी के अंदर में क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, और कितने लोगों को किस तरीके से ये व्यापार प्रोवाइड करा सकता है, लोगों का पेट भर सकता है। क्योंकि धरती पर आज की डेट में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो सब चीजों को हम लोग अगर ढंग से लेकर चलेंगे तो उसमें हम लोग सबकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये मिशन है जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया। तो इसका जो व्हीकल है ये जरूर याद रखेगा, मत्स्य 6000 जो कि 6000 मीटर का मतलब कि 6 किलोमीटर पानी के अंदर जाने वाला है ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक बातें इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये फिर से बोल रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीपीटी रहती है। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो। एम क्या है यहां पर कि 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा मत्स्य इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बैठाकर। ठीक है, इसके अंदर बैठाकर यहां पर 6000 मीटर की यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई पर भेजा जाएगा। एक ऐसा पहला एक यूनिक इनिशिएटिव है जो हमारे देश में लॉन्च किया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसके लिए 6000 करोड़ रुपए भी यहां पर दिए गए हैं, यानी कि 6000 करोड़ रुपए। और इस तरीके से समझ सकते हैं पार्टिसिपेट करने वाले भी काफी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर कौन कौन पार्टिसिपेट इसके अंदर कर रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं यहां पर इसरो हो गया, IITM हो गया, DRDO हो गया, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ये इसको इंप्लीमेंट करेगी पूरे मिशन को, इसको देखेगी, इसके ऊपर पूरी नजर रखेगी। समुद्रयान, ये अभी समुद्रयान नहीं बेसिकली
ये जो मूवी नहीं आई थी अक्षय कुमार की, जो राम सेतु, ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उसमें बैठा अगर किस तरीके से उनको समुद्र में उतारा जाता है, तो एक सिस्टमेटिक वे में ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये साइंटिफिक तरीके से हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ऐसा एरिया जहां पर कोई गया नहीं है आज तक, उतनी गहराई में जाकर हम लोग चीजों को समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन है न्यू इंडिया, तो उसके तहत ब्लू इकोनॉमी को हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? हमारी कंट्री का जो एरिया टोटल आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, तो लगभग 7,500 किलोमीटर एरिया आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जो कि कोस्टल बाउंड्री है। यानी कि हमारे कंट्री में और टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल बाउंड्री, जैसे गुजरात हो गया, यहां पर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका, केरला 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं। और फिर अंडमान एंड निकोबार ले लो और इसी के साथ में लक्षद्वीप ले लो। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ा कोस्टल एरिया है हमारे देश का। तो इसलिए जरूरी है। यहां पर अगर बात करें, हमारी कंट्री में लगभग 30% जो पॉपुलेशन है जो पूरे देश की, वो कोस्टल एरिया में रहती है। तो उनके खान पान के लिए उनको किस तरीके से जिंदा रख सकते हैं, उनके लिए जिंदगी, लाइवलीहुड जरूरी है यहां पर। इसी के चलते सारा फोकस किया जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? एक्वाकल्चर आप लोगों को यहां पर काफी अच्छी होती नजर आएगी। मतलब एक तरीके से जो नहीं, मछली पालन वगैरह हो गया, ठीक है, टूरिज्म वगैरह हो गया, यहाँ पर एक तरीके से पर्यटन हो गया, ठीक है, लोगों के जो रोजगार का काम करेगा यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी। एक तरीके से ये ट्रेड भी इसमें आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखते हुए आएगा। तो ब्लू इकोनॉमी एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में ही। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ब्लू इकोनॉमी कम से कम आप लोगों को यहां पर एक तरीके से समझ में आनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, तो वर्ल्ड बैंक पता है क्या बोलता है? बोलता है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उसको छोड़ दिया। वो यानी कि सस्टेनेबल यूज ऑफ जो ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि मछली वगैरह, तेल वगैरह जो भी हम लोग निकाल रहे हैं वहां से, इंप्रूव करने के लिए लाइवलीहुड एंड जॉब, जो कि यहां पर प्रिजर्व करे हेल्थ ऑफ द ओशन ऑल्सो। तो ये खुद वर्ल्ड बैंक ने इसकी जो है डेफिनेशन दे रखी है। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूज भी करना है, पर लेकिन आनन फानन में, यानी कि टूट पड़ना है और उसको बर्बाद कर देना है। यूज इस तरीके से करना है ताकि आप लोग अपना काम निकाल सको और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ चीजें जो है वो बच के यहां पर रह जाए। तो ये पर्टिकुलर मिशन है जिसको आप लोग यहां पर समुद्रयान, जैसे गगनयान है ना, उसमें बेसिकली स्पेस में जाने के लिए, ऐसे यहां पर समुद्रयान रखा गया है। को यहां पर अपना हम लोग खुद एक सिस्टम लेकर जाएंगे ओशियन के बिल्कुल लो लेवल पर। देखा ना, मैंने बोला था जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखी है समुद्र, वो बेसिकली जो राम सेतु वाली, वो वाली सेम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे खतरनाक चीज जो है जो यहां से निकाल के लाई जा सकती है वो है पॉली मेटेलिक नेड्यूल। ये एक तरीके से मैग्नीज नेड्यूल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉस्टली है और काफी लार्ज स्केल पर इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। पर ध्यान रखना है ये निकालते हुए कि समुद्र की तलहटी में जाकर वहां का इन्वायरमेंट खराब नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पृथ्वी को पोल्यूट कर चुके हैं, एयर को पोल्यूट कर चुके हैं, आसमान में दुनिया भर की डिब्री देखने को मिलती है आज की डेट में, जिसको लेकर काफी सारे इश्यूज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ध्यान में रखकर ये काम करना है। तो इसके ऊपर ध्यान भी रखा जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये पायलट प्रोजेक्ट है, 6000 की गहराई तक जाएंगे, लगभग 72 घंटे तक यहां पर इसके अंदर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहां पर बिकम होगा एक रियलिटी आगे, हालांकि ये अभी जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आगे आने वाले टाइम में 2024 में आप बोल रहे हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं इसको हम लोग 26 में रियलिटी में लेकर आते पाएंगे। ठीक है, हमारे देश में नेशनल जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है वो यहां पर इसको कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, ये कहां पर लोकेटेड है? इतना हिंट दे देता हूं कि किसी न किसी कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है। अरे सर, कोस्टल एरिया में तो 9 राज्य आते हैं, ऐसे थोड़े ना मजाक। 9 ऑप्शन तो एग्जाम में भी नहीं होते हैं। चलिए 4 ऑप्शन देता हूं। ये ईस्ट कोस्ट वाले किसी राज्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि या तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी एक में। अब तो आंसर दे दो, अब तो हल्का हो गया क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है अब तो है। फिर से इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। डिजाइन किया गया है यहाँ पर 6000 मीटर नीचे जाने के लिए, यानी कि 6 किलोमीटर नीचे जाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। 3 लोगों को लेकर जाएगा, एक पायलट और 2 साइंटिस्ट
जो कि देखेंगे जैसे गगनयान हम लोग यूज कर रहे हैं। ड्यूरेशन 12 घंटे है, वैसे 16 घंटे भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो उसी टाइम पर देखा जाएगा कैसे चीजें होने वाली हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो ये रेडी है 2024 में लॉन्च करने के लिए। ओनली 5 अदर कंट्री अब तक ऐसा अचीवमेंट कर पाई है। तो हमारे देश में जो अचीवमेंट होगा तो हम लोगों के एक तरीके से ना हमारी जो साख है उसमें एक और पंख लगाता हुआ ये नजर आएगा कि हाँ इंडिया ने ये अचीवमेंट भी कर दिया है। तो हमारी कंट्री का एक नया अचीवमेंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। वैसे यहां पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अभी नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। वैसे जो डीप ओशन मिशन यहां पर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के लिए, बजट जो था 4700 ये मिलियन यहां 5 साल के लिए यहां पर ये रखा गया। ठीक है, ओवर द पीरियड यहां पर फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट की कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिली। तो इसके चलते कॉस्ट जो है कई बार ऐसा नहीं कि जितनी है उतनी ही रहेगी, उसको थोड़ा सा मतलब घटा तो नहीं करेंगे, बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका पूरा फोकस ये है। सागरमाला प्रोजेक्ट इसके साथ में आप लोग याद रख सकते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक इनिशिएटिव है पोर्ट एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए और आईटी इनेबल सर्विस बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, हमारा देश अगर देखोगे ना इतना बड़ा कोस्टल एरिया है। अगर देखोगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हम बोलते रहते हैं सिंगापुर घूमने जाएंगे, मालदीव घूमने जाएंगे, कोस्टल चीजें हैं। अपनी कंट्री में कितने सारी कोस्टल, कितने सारे सिंगापुर और कितने सारे मालदीव और मलेशिया हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने देश में, ये देखो तुम। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस एरिया में, तो खुद हम अपनी कंट्री में इतनी सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं कि लोग हमारे देश की तरफ को देखेंगे कि वाह यार चलो वहां पर घूमने चलते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। ये जो मिशन है इसके अंदर में जो सी माइनिंग की जाएगी अंडर वाटर जाकर, यहाँ पर इसमें जो रोबोटिक रहेगी वो जाकर निकालेगी। उन्हीं रोबोटिक जो आर्म है यहाँ पर ये यहाँ से जाकर चीजों को इकट्ठा करेगी, ऐसे उसको भर भर कर उसमें अपनी बाल्टी रहेगी जो भी रहेगी उसमें, ऐसे नहीं दूध निकाल के लेके आते हैं तो ऐसे ही यहाँ से निकाल के लेकर आएंगे और फिर उसको ऊपर तक लेकर आ जाएगा। इसमें जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल मैंने बोला, मैग्नीज है, निकिल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये देखने को मिलेगा। सर्वे भी किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा, एनर्जी को देखा जाएगा। इसके अर्थ यहाँ पर जो क्रिल फिशरी है फ्रॉम द सदर्न ओशन, तो इसके ऊपर भी फोकस है यहाँ पर। डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को लेकर एडवाइजरी सर्विस, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे यूज करना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि सारी चीजें अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो पूरा मुद्दा यह है कि दो तरीके से इसको आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे कि एक तो मुद्दा यह रहेगा कि कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। पहली बार चांद पे गए, चांद पे पानी है, ठीक है, तो वो चीजें हम लोगों ने देखी। तो इसका मतलब है कि हम लोग को पहले अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है इसके बारे में, और जो जो रिसोर्सेज मिलेगा उसके बारे में पता चलेगा, तो वो भी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो दोनों ही चीजों के लिए, और सबसे बड़ी बात ये होती है यार, कोई भी पर्टिकुलर मिशन है ना, वो किसी पर्टिकुलर एक आप लोगों को देश का नहीं देखने को मिलता है, मतलब कहने के लिए तो देश का, पर दुनिया उसका यूज करती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रिल फिशरी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं कमर्शियल फिशरी है। एक क्रिल जो एक श्रिम्प यानी कि झींगे टाइप में आप लोग देख सकते हैं, तो इसको भी यहां पर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक स्टडी के तौर पर मैंने बोला ना कि इसको प्रोजेक्ट को लेकर चला जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी हैं, उनको लेकर अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस मिशन के बारे में बता दिया, इसका जो ये समुद्रयान है उसके बारे में बता दिया, क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं, क्या क्या सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला जाएगा, सर्वे किया जाएगा सिस्टमेटिक वे में, कौन सा इंस्टीट्यूट इसको इंप्लीमेंट करेगा, कौन कौन मिलकर काम कर रहे हैं, सारी बातें, और क्वेश्चन क्या है आंसर राइटिंग का वही बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा नजर डालते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों से बनाए गए हैं बेसिकली आप लोगों के लिए। समुद्रयान मिशन जो है उसके बारे में, फर्स्ट मैन मेड जो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर ये ओशियन मिशन है हमारी कंट्री का, ठीक है, तो एक तरीके से मैन मिशन बेसिकली आप लोगों को इंसान जाते हुए नजर आएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस मिशन की। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। पर इसी में अगर इनकरेक्ट लगा देता और आप लोग बोलते वाओ कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत आंसर लगाते। ध्यान से पढ़ना है मेरे दोस्त, एग्जाम में गलत ना कर देना यार, दर्द होता है जब पढ़ी हुई चीजें भी गलत हो जाती हैं। उसमें दर्द नहीं होता है कि पढ़ा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, पढ़ी हुई चीजें गलत करके आओगे तो बहुत दर्द होगा, ठीक है, याद रखना। डीप ओशन मिशन के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का आप लोगों को ये देखने को मिलता है। बजट जो है इसके लिए अभी यहां पर दिया गया था 4700 मिलियन, जो 5 साल के लिए। मिलियन है ये डॉलर है, रुपये में कन्वर्ट कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके 80 से पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मिशन मोड इनिशिएटिव जो है वो सपोर्ट कर रहा है ग्रीन एंड क्लीन इकोनॉमी एस्पायरेशन फॉर इंडिया, ये बात यहां पर बोली जा रही है। सही आंसर यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन इतना छोटा सा आप लोगों को चेंज करके चला जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, ये ग्रीन एंड क्लीन इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, मिशन मोड जो इनिशिएटिव है। और बात क्या की थी बात की थी यहां पर ब्लू इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो ये ब्लू इकोनॉमी के लिए है, ग्रीन और क्लीन इकोनॉमी के लिए नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में डालेंगे, बोलेंगे लिखी हुई तो स्टेटमेंट सही लग रही है यार, पर लेकिन वो सही नहीं होती है, वो आप लोग को चकमा देने के लिए स्टेटमेंट बनाई जाती है, ताकि आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाई कर सको, है लगे कि पढ़ लिया भाई साहब बस हो गया काम। टॉपिक पढ़ के निकल जाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं होते, रीजन क्या है, प्रैक्टिस ही नहीं की है भाई साहब। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है उस टॉपिक की, अगर रियलिटी में सीरियस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में बैठना चाहते हो तो, ठीक है। तो आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी पूरे मिशन की। कोई डाउट हो तो बताना, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। हमारी कंट्री में कोस्टल राज्य मैंने आप लोगों को बताए 9 कोस्टल राज्य हैं। सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री कौन से राज्य की और सबसे छोटी, सबसे छोटी तो बता ही दोगे किसकी है, ये क्वेश्चन भी आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। तो सही आंसर देना भी अपने आप में एक कला है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज की डेट में अच्छे से आंसर दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार, ठीक है। मतलब दिल को तसल्ली मिलती है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, तो उसमें लगता है कि मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी उसके डबल मेहनत कर रहे हो, तो फिर मजा आता है। बहुत सारे बच्चे इतने डिटेल में आंसर देते हैं ना, मतलब लगता है कि मुझे भी कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाती है उसमें से। तो इसलिए पार्टिसिपेट अच्छे से किया करो, ओके। तो सीखने का ये प्रोसीजर होता है, तो एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ना है कि नहीं, ठीक है। और फीडबैक भी दे दिया करो, क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। गाना सुना है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, ये बिल्कुल वही घड़ी है। बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो। WHO जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में इस चीज़ का ध्यान रखती है कि कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ये दुनिया में न फैले। इसलिए इसका गठन 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल इसीलिए आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये रिसेंटली SSC के एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पर डायरेक्ट पूछा गया। ये कह रहा है कि सर देखो SSC में पेपर आ गया आपका पढ़ाया हुआ। यार देखो, करंट अफेयर होता है, SSC में आएगा, UPSC में आएगा, स्टेट PCS में आएगा, या फिर आप लोग क्लैट के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आज के में बैंकिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, NDA स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर होता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो करंट अफेयर तैयार करो, ये मत देखो किस एग्जाम में आ रहा है, थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी करो। अगर आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो UPSC के लेवल पर जाकर चीज़ों को पढ़ो। इससे क्या होगा, आप लोगों को इंटरव्यू में फायदा होगा और अपने कॉम्पिटिटर से एक नेक्स्ट स्टेप आप लोग आगे नजर आओगे, ठीक है। तो ये आप लोग कहते हैं ना कि आसमान से एक तरीके से चांद सूरज की एक चाह करो तो सितारे तो मिल ही जाएंगे, सितारों की चाह करोगे तो जमीन पर आकर पड़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा UPSC की तैयारी करने वाले जो हैं, जो बिल्कुल बस नॉर्मल तरीके से करते हैं, उनको स्टेट PCS आराम से मिल जाता है। पर जो लग कर UPSC की तैयारी करता है बिल्कुल शानदार तरीके से, वही सेलेक्ट वहाँ पर हो पाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभी क्या किया यहाँ पर, कोविड-19 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में तो लोगों को पता नहीं था, सुन लिया कि हाँ होगी यार, दुनिया भर की बीमारी आती रहती है, ये भी कोई होगी। पर किसी को क्या पता था कि एक ऐसा दौर आएगा कि लोगों को 2 साल तक जो है घरों में बंद करके चला जाएगा, और उसके बाद भी आज की डेट में भी ये दुनिया में रहने वाला है, कहीं जाने वाला है नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, जितनी बीमारियां हैं वो हमारे साथ में रहती हैं और कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ती रहती हैं। बस अच्छी बात ये हो जाती है कि उनका इलाज हम लोगों को मिल जाता है, जिसके चलते उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। जब चाइना ने दुनिया को बताया नहीं कोविड-19 भाई साहब यहाँ पर आ रहा है, लोगों को मार रहा है, उस टाइम पर चाइना जो है वो हब हुआ करता था दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग, हर एक देश चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। पर लेकिन इसीलिए यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली, सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चाइना से जो फ्लाइट थी वो दुनिया भर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर देश में चाइना की कनेक्टिविटी थी, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाहे इंडिया की बात कर लो, चाहे USA की बात कर लो, चाहे अफ्रीका में बात कर लो, चाहे यूरोप में बात कर लो, चाहे कहीं पर भी आप लोग जाओ, चाइना का नेटवर्क चारों तरफ को फैला हुआ था। एक ऐसी जगह से अगर कोई वायरस निकल कर आता है जिसका नेटवर्क सारी जगह फैला हुआ है, तो सोचो वो वायरस कितना खतरनाक होगा, कितनी जल्दी सब जगह फैल जाएगा। चाइना ने दुनिया को बताया नहीं, और चाइना ने दुनिया को बताया नहीं तो ये और ज़्यादा फैलता चला गया। और आज की डेट में दुनिया के हर एक देश के हर एक कोने में चाइनीज़ वायरस आप लोगों को देखने को मिलता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसका नाम चाइनीज़ वायरस रखा था। चाइना वाले चिढ़ गए, WHO ने बोला ये गलत बात है, किसी देश के नाम पर इसका वायरस का नाम नहीं रख सकते। तो उन्होंने इसीलिए इसका नाम जो है क्या दिया था, इसका नाम कोविड-19 दिया था। कोविड-19 तो बीमारी का नाम था, वायरस का नाम क्या था, वो था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके सामने इन्होंने क्या किया, SARS-CoV-2 नाम रख दिया। क्यों क्यों रखा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे जब पहली बार वर्ल्ड वॉर हुई तो उसको वर्ल्ड वॉर बोला गया, बस वर्ल्ड वॉर बोला गया तब तक जब तक कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना हो गई।
जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई तो यहां पर पहली वाले का नाम चेंज करना पड़ गया और उसके सामने फर्स्ट लगाना पड़ गया। इसलिए सार्स कोव 2 जब पहली बार आया था 2003 में, उस टाइम पर इसको सार्स बोला गया। और फिर यहां पर अभी क्या हुआ, ये फिर से आ गया, उसका नेक्स्ट वर्जन, उसका अपग्रेडेड वर्जन, प्रो वर्जन आ गया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको सार्स कोव 2 बोल दिया, क्योंकि पहले 2003 में भी ये वायरस आ चुका था। तो जिसको लग रहा है ना कि ये नया नया है, अभी ताज़ा ताज़ा, नहीं, उस टाइम पर कुछ हजार लोगों को ही मारा था इसने, लाखों करोड़ों में बात नहीं गई थी। अब की बार सबको लपेट के गया। और उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है, चाइना की। और ये इसीलिए WHO ने बोला है चाइना को कि तुमने अच्छा नहीं किया। अभी भी इसका डेटा जो है चाइना प्रस्तुत ढंग से नहीं करता है। दुनिया जो है वो आस लगाए बैठी है कि डेटा उनको मिलेगा। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ शेयरिंग द एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा, ये एक इनिशिएटिव आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है कि किसी भी देश के अंदर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसको डेटा शेयर करना है। इससे फायदा क्या रहता है, इससे लोगों को चेतावनी दी जा सकती है कि भाई साहब ऐसी बीमारी आपके यहां भी आ सकती है। सोचो जब चाइना के यहां पर केस आने स्टार्ट हो गए, जब उसने एक सिटी को बंद कर दिया, तब जाकर दुनिया को पता चलना स्टार्ट हुआ कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो इससे सबसे खतरनाक चीज क्या हुई, आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं कि दुनिया की जो जीडीपी की, दुनिया की जो लोगों को यहां पर जिनकी जान गई है, जिनकी हेल्थ की प्रॉब्लम हुई है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लोगों को नुकसान हुआ है, उसका सबका खामियाजा ना चाइना को भरना चाहिए अगर ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि उसकी बदतमीजी झेल रहे हैं आज के डेट में हम लोग भी यहां पर। तो इससे अंदाजा लगता है कि कितने हद तक यहां पर इन्होंने बदतमीजी काटी है। तो WHO ने अभी एक्यूज किया यहां पर। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों से नहीं पूछेंगे WHO ने एक्यूज किया है, पर हाँ ये पूछेंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव टू शेयरिंग द एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा, ये किससे रिलेटेड इनिशिएटिव है, किसका है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर कहां पर है, मान लीजिए मेल इसका ऑफिस कहां पर है, ये तो पूछा जा सकता है। तो जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका ऑफिस देखने को मिलेगा। इसी के साथ में रीजनल ऑफिस भी है इसके। और हमारे लिए क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका साउथ ईस्ट एशिया वाला जो ऑफिस है वो हमारे देश के अंदर में दिल्ली में देखने को मिलेगा। टोटल रीजनल इसके 6 ऑफिस हैं, जो कि अफ्रीका का कोंगो के अंदर में है, यूरोप का डेनमार्क के अंदर में है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का इजिप्ट के अंदर में है, वेस्टर्न पैसिफिक का फिलीपीन के अंदर में है, अमेरिका का वॉशिंगटन DC के अंदर में है, और इंडिया में है एक ऑफिस इसका। तो इससे इंपॉर्टेंस इसके बढ़ जाते हैं कि हमारे पास भी इसका एक ऑफिस है। एक तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये बनेगा। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तीसरा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर वो है बेसिकली एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, एक नहीं है 4 रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है यूपीएससी के लिए भी। तो याद रखना, पूछा आप लोगों से वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो WHO प्रस्तुत करता है। पूछा आप लोगों से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो WHO प्रस्तुत करता है। पूछे आप लोगों से कि वर्ल्ड विजन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो WHO प्रस्तुत करता है। पूछे एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, WHO। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, WHO। तो याद रखना, विजन यानी कि देखना, हियरिंग यानी कि सुनना, दोनों की WHO हो गई। हेल्थ के बारे में WHO हो गया, न्यूट्रिशन के बारे में WHO हो गया, और पोल्यूशन के बारे में एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट WHO। तो ये 5 रिपोर्ट हैं जो कि टाइम टू टाइम क्वेश्चन एग्जाम में बना है। अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, और कंफ्यूजन रहेगा तो रिवीजन कर लेना। सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में स्लाइड की फॉर्म में प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब PPT डाउनलोड करोगे तो WHO की एक स्लाइड मिलेगी बड़ी प्यारी सी, उसमें आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। PPT दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप लोगों को मिल जाती है, और इसी के साथ में ऐप के ऊपर भी मिल जाती है। तो जहां भी कंफर्टेबिलिटी आप लोगों को लगे वहां पर देख लेना। टेलीग्राम पर बस थोड़ी सी दिक्कत रहती है, आज की डेट की PDF डालूंगा, ऊपर चली जाएगी, वो फिर आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी। ऐप पर जाएंगे, वहां पर सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी 1 सेकंड के अंदर में आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपनी सहूलियत के लिए जहां पर आप लोगों को सुटेबल लगे वहां पर कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो WHO के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। आजकल सरकार जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों के प्रचार करती है, ताकि लोगों तक चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट नहीं, दिल से दिमाग में सीधी और दिमाग से दिल में घुसे। ये जो स्कीम है इसमें है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला, यानी कि जो शब्द मेला जोड़ा गया है, नॉर्मली मेले में क्या करने जाते हैं हम लोग, एंजॉय करने, खाने पीने, मतलब मस्ती करने, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर मेला शब्द ऐड कर दिया गया ताकि लोग जो हैं इस पर्टिकुलर शब्द को लेकर इस स्कीम की तरफ को अट्रैक्ट हों। तो ये जो मेला है ये 242 डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको आप लोग रोजगार मेला भी बोल सकते हो, पर लेकिन ओनली रोजगार नहीं, यहाँ पर रोजगार के साथ में आप लोग को लर्निंग भी मिलेगी, यानी कि अर्निंग प्लस लर्निंग, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लर्निंग प्लस अर्निंग, ये अच्छा रहेगा। यानी कि सीखा भी जाएगा और उसके चलते पॉकेट मनी मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसका ये प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग PM नेशनल अप्रेंटिस मेले के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा और एक शानदार टारगेट है यहाँ पर, अभी आप लोग देखना 2026 तक का ये टारगेट है
कि 60 लाख लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 60 लाख लोग यानी कि 6 मिलियन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये जो पर्टिकुलर मेला है जिसको यहाँ पर PMNAM यानी कि PM NAM के नाम से बोल सकते हैं, 242 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है, ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर ये मेला आप लोगों को एंजॉय करना है, तो इसमें बेसिकली क्लास 5 से 12 तक का पास आउट होना चाहिए पर्सन, उसको स्किल मिलेगी, ITI डिप्लोमा होल्डर या फिर ग्रेजुएट। तो यहाँ पर जो बोलते हैं कैंडिडेट हु आर क्लास 5 to 12 पास आउट और हैव स्किल्ड सर्टिफिकेट, उसको मिलेगा यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ITI और डिप्लोमा और ग्रेजुएट, उसको आगे लेकर यहाँ पर चला जाएगा ताकि एक यूथ जो है वो मेन चीज के साथ में कनेक्ट हो सके। अगर बात करें गवर्नमेंट का तो एम ये है कि 1 मिलियन यूथ यानी कि 10 लाख यूथ हर साल जो है वो इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत ट्रेनिंग पाए। तो इसके चलते जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया रहेगा उसकी स्किल के बेस पर। तो इसलिए मैंने बोला कि लर्निंग प्लस अर्निंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जब एक बार चीज़ में आप लोग महारत हासिल कर लेना तो पैसा कमाना फिर कोई बड़ी बात नहीं रहती है। आप लोग डॉक्टर को देख लो, वकील को देख लो, या किसी भी ऐसे इंसान को जिसके अंदर कोई स्किल है, मोची को देख लो। अगर एक शानदार मोची है किसी पर्टिकुलर एरिया में और वो भाई साहब जूते अच्छे से गांठता है तो फिर आप लोग देखोगे वो शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी जूता जो था जो खासकर रनिंग वाला है, मतलब यानी एक तरीके से जो जाली होती है ऊपर से, मतलब जूता पूरा का पूरा फिट है, उसकी जाली हल्की सी ऐसे छीने लगी वहाँ से। तो मैंने कहा यार जूता तो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी यहाँ पर, ये ठीक है, इसकी जाली छी गई, यहाँ पर इसको कुछ इलाज किया जाए। तो उसको मोची के पास में लेके गया मैं, जो भाई साहब उसने उसको इतने शानदार तरीके से फिट किया ना, मतलब एक कलाकार था वो। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा इसको ठीक कर दोगे क्या, मतलब पता चला ये पहनने लायक ही नहीं बचा। उसने बोला कि भैया हम पहले मुंबई काम किया करते थे, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आकर काम करना स्टार्ट किए, तो मतलब एक तरीके से पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कर देंगे। तो मैं देकर उसको चला गया, फिर मैंने आकर देखा तो उसने बंदे ने इतनी कलाकारी करी उसके साथ में, वो दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पहले ऐसा कुछ था। मतलब अंदर जूते के अंदर से जाकर उसने चीज़ों को चिपकाया, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये कहते हैं अपने काम में स्किल होना। तो ऐसे इंसान को मान लीजिए उसके जो है बेसिकली उसने जो उसके बोले थे, उसने बोले थे 20 रुपये, उसने इतना अच्छा जूता किया कि मैंने उसको 30 रुपये दिए। मैंने कहा चलो यार बहुत ही अच्छा कर दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैंने कहा ये पहनने लायक भी बचेगा क्या, ठीक है। मैंने कहा चलो फिर भी कोई नहीं घर पे बैठ के अपना पहन के ना लेक्चर बना लिया करेंगे बैठ के अगर ज़्यादा नहीं हो गया, ओड हो गया कि हाँ फटे हुए कोई मिल गया तो ये कह रहा है कि अरे सिर वीर सर फटे हुए जूते पहन के घूम रहे मैंने कहा पता चला कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। अगले दिन फिर एक अलग ही बातें चलने लगती है फालतू में कई सारी चीज़ें। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, ठीक है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द डे के बारे में। स्कीम ऑफ द डे यहाँ पर बात की जा रही है PM विश्वास, ये कौशल सम्मान जो कि PM विकास, इसकी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म इसका आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये जो स्कीम थी ना अभी बजट में अनाउंस की गई थी, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है ये स्कीम, किसके लिए है। तो जो आर्टिशन होते हैं ना, आर्टिशन का मतलब क्या होता है, आर्टिशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो लोग एक तरीके से ना, जैसे कोई बर्तन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, सब बर्तन बेचने वाला है सड़कों पर, इस तरीके की जो कलाकारी थोड़ी सी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि एक तरीके से आप लोग के हथकरघा वाली चीजें आप लोग बोलते हैं, हाथों से कुछ चीजों को बनाने वाले, उस तरीके के लोगों को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उनको सम्मान देने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब सम्मान कैसे मिलेगा, अगर उनको सम्मान चाहिए, मैंने बोला कि आप लोगों को सम्मान चाहिए, कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोगों के पास में पैसा होना चाहिए, सम्मान देने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई, जैसे सुहानी शाह क्या करती है, जादू दिखाती है। तो जादू दिखाती है तो सब पता है कि उसके पास में जादू की स्किल है, जादू नहीं है, हालांकि वो टैलेंट है एक तरीके का चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, USA के पास में सबके ऊपर रूल करता है, ठीक है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के साथ में इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और इससे इंटरनेशनल पटल पर भी इनको यहाँ पर एक तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये फायदे हैं PM विकास योजना के, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा तो बड़ी अच्छी बात है, और कंफ्यूजन होगा तो वैसा बहुत ही कच्ची बात है। कच्ची का मतलब भूल जाओगे एग्जाम में। मूर्ति बनाने वाले भी आप लोग बोल सकते हैं, मिट्टी के घड़े बनाने वाले आप लोग बोल सकते हैं, ये सारे हाथ से कारीगर नहीं, हाथ जो हथकरघा जो बेसिकली हाथों से कारीगरी करने वाले लोग हैं, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना, इनको वरना भूलते जा रहे हैं हम लोग आज के में टेक्नोलॉजी के टाइम पर, तो ये जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों के सामने कौन बनेगा छोटू करोड़पति, और बताना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कि कितने आप लोगों के नंबर यहां से आए। मास्टर प्लान के बारे में बात की जा रही है, ये है 2041। तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र, किसने यहाँ पर मास्टर प्लान ये 2041 के बारे में बात की जा रही है।
हालांकि मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों पर, फिर से मास्टर प्लान न्यूज़ में आ रखा है, ठीक है। रिसेंटली प्रोहिबिशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल रिटर्न किया गया गवर्नर कौन से स्टेट के द्वारा? कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, कौन से राज्य के गवर्नर की रस्साकसी हो रही है सरकार के साथ में? भाई साहब, गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जिसको लेकर बार बार बात की जाती है कि कुछ तो करो इसका यार। गवर्नर की और जो चीफ मिनिस्टर की लगती है ना आपस में, मैं नहीं कहता किसी तरीके सास बहू की तरह लड़ते हैं कई जगह तो भाई साहब, बिल्कुल। चलिए बात की जा रही है कौन सा सेशन है नेशनल जो प्लेटफॉर्म फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी रिसेंटली कौन सा सेशन इसका देखने को मिला? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ये इंटरेस्टिंग है न्यूज, इसके बारे में याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिसेंटली एक्सपेंड किया गया इंक्लूड करने के लिए कौन सी चीज? यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा, गलत तरीके से कमाया गया पैसे को सिस्टम में लाने से रोका जाएगा। नार्कोटिक ड्रग्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, रियल इस्टेट या फिर नन ऑफ द अबो? सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछ रहे तो सही आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, तो ये आप लोग बताइए, ठीक है। सी सेट का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार आप लोगों के सामने, इसको प्रैक्टिस करो। बात की जा रही है इस क्वेश्चन के बारे में, आंसर आप लोगों के सामने सॉल्यूशन बताया जाएगा। एक बार अपना थोड़ा सा नहीं झक मार के देखो, उसके बाद में आप लोगों को बता दो आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो इसको, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट लेक जिसको बोलते हैं लेक लोकतक। लोक यानी कि लोग होता है लोक नृत्य है। तो ये जो लेक है कहां पर है? मणिपुर के अंदर में है, यानी कि मनी लेकर लोगों तक पहुंच जाओ है। लोकपाल सुना आप लोगों ने तो उस तरीके से याद रख लेना। यहां पर फुमडीज पाई जाती हैं, ओनली दुनिया में फ्लोटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं, दुनिया में ओनली लोकेटेड है इस सिचुएशन में। रीजन क्या है यहां पर इसके बारे में? रीजन यहां पर यह कि जो लोकतक लेक है ना यहां पर ये, इसमें फुमडीज जो पाई जाती हैं वो तैरती हैं उसके ऊपर में, तो इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और दुनिया में ये एक लौता ऐसा नेशनल पार्क है और इसके ऊपर क्वेश्चन दबाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर संगई देखने को मिलेगा, एक तरीके से इंडेंजर्ड एनिमल है, 12 सिंगा टाइप का, जो कि यहीं पर ही पाया जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। इंटरनेशनल के हिसाब से भी अगर बात करें तो रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिया गया था 1990s में, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो रामसर की कैटेगरी में भी आता है। रामसर क्या है? ईरान के अंदर में एक जगह है जहां पर एक कन्वेंशन हुआ कि दुनिया में वेटलैंड यानी कि लेक यानी कि झील, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको एक तरीके से सही तरीके से आगे लेकर चलेंगे, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। आइए क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर प्लान बताइए किसका है, किसको पता है मास्टर प्लान के बारे में? देखिए मास्टर प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये दिल्ली वाले रीजन में बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बेसिकली ऐसे ऐसे रीजन आते हैं आसपास के जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इन रीजन को कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। तो उन रीजन को जब सुधारने की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि यार इस रीजन को तब हम लोग कैसे सुधारेंगे, तो हम लोग ऐसे सुधारेंगे जैसे कि यहाँ पर इस रीजन में हम लोग ढंग से कुछ काम कर सके। तो एनसीआर वाला रीजन होता है नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन को जब सुधारने की बातें करते हैं तो दिल्ली के अंदर में आता है। अब दिल्ली के अंदर में एनसीआर वाले रीजन में ओनली नेशनल कैपिटल रीजन नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, मतलब एक तरीके से दिल्ली नहीं देखने को मिलेगा। आसपास के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनसे भी आप लोगों को कई सारे रीजन यहाँ पर इसके अंदर लिए जाते हैं। हरियाणा हो गया, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में बार बार बात की जाती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पर ये एक ऐसा न्यूज है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एनसीआर के बारे में, ठीक है। तो एनसीआर जो है बेसिकली इसके लिए यहाँ पर ये प्लान है पर्टिकुलर, जो कि आप लोगों को याद रखना है किस तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 2041 तक का डेवलप रीजन इसको बना सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिला ओलंपिक की बात की जा रही है देश के अंदर में। अभी हम लोग बात करें किसके बारे में, G20 के बारे में बात करें। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को तभी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे अगर आप लोगों के अंदर में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं चीजों को करने की, ठीक है। तो उसी के चलते इसको डेवलप बनाने का जो प्लान निकाला गया था, तो यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी जो है वो इसको लेकर चल रही है कि हम लोग एक ऐसा एनसीआर बेसिकली एक ऐसा प्लान बनाकर लेकर आएंगे जिससे इस रीजन को हम लोग एक डेवलप रीजन बनाएंगे। और डेवलप रीजन के चलते यहाँ पर ये इसके ऊपर पूरा फोकस देकर चल रहे हैं, इसीलिए टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करने वाले कौन है अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इंप्लीमेंट करने वाला है यहाँ पर NCRPB, क्या बोलते हैं इसको, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था जिसके द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और ये जो बोर्ड है ये आज का नहीं स्टैब्लिश किया गया है, ये 1985 में स्टैब्लिश किया गया था ये बोर्ड पर्टिकुलर, ये याद रखिएगा। ये दिल्ली के आसपास वाला जो 100 किलोमीटर का रीजन है उसको सॉरी हिचकी आ गई थी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर रीजन की यहां पर बात की जा रही है। 100 किलोमीटर रेडियस वाला रीजन आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए प्लान है यहां पर ये। इसमें अभी बात की जा रही है कई सारे पोर्शन है जैसे पानीपत हरियाणा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उनको बाहर निकालने की बात की गई थी क्योंकि 100 किलोमीटर का जब एरिया लेंगे तो इसकी वजह से यहां पर कई सारी और भी चीजें न्यूज में आ गई थी, ठीक है।
तो ये कुछ बातें हैं। तो दिल्ली का डेवलपमेंट का प्लान है यहाँ पर एनसीपीसीआर, ठीक है, वो सॉरी जो एनसीआरपीबी, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर ये पूरा सिस्टम है। बात की जा रही है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, तो किसके द्वारा काम किया गया, तो तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा किया गया। ऑनलाइन गेमिंग को जब बैन करने की बात आई, तमिलनाडु के गवर्नर ने उल्टा कर दिया उसको, बिल को, ठीक है। बिल को जब रिटर्न कर दिया तो बोला कि भाई साहब इसको पहले चेक करो, उसके बाद में आकर हमसे इसके बारे में बात करना, ठीक है, अभी हम लोग जो है इसको परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, गवर्नर अगर एक बार इसको उल्टा फेर भी देता है तो जब दूसरी बार अब ये वापस आएगा तो अब उल्टा नहीं फेर पाएगा। एक बार ये पावर मिली है बस गवर्नर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल याद रखिएगा, संविधान के अंदर में 200 आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल पास किया जाता है यहाँ पर सेकंड टाइम, तो उनको पास ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 200 के अंदर में ये बात लिखी हुई है, गवर्नर अब उसके साथ में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में आप लोगों से बात करें तो याद रखना, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल जो एक तरीके से प्लान है यहाँ पर, ये किसको कैसे हम लोग को लेकर चलना है, तो इसके चलते अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 3rd सेशन जो है वो नेशनल लेवल पर इनोग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर में। इसका थीम क्या है, मेन थीम अगर आप लोगों से पूछ बैठे तो बिल्डिंग लोकल रेजिलियंट चेंजिंग क्लाइमेट, यानी कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस टाइम पर भी कैसे हम लोग अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में सपोर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, उसके ऊपर फोकस है यहाँ पर। तो 3rd ये अभी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिली इसकी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। रिसेंटली मनी लॉन्ड्रिंग को मैंने बताया आप लोगों को कि गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रोकने का काम किया जाता है। इसके लिए कानून है हमारे अंदर पीएमएलए हमारे पास में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पीएमएलए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसके अंदर में अभी बात क्या की जा रही है, वर्चुअल करेंसी को भी इसके अंदर में डाल दिया गया। पहले वर्चुअल करेंसी नहीं थी, वर्चुअल तरीके की करेंसी जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गए, उसमें दबाकर पैसे कमाए जा रहे थे, दबाकर पैसे लगाए जा रहे थे, तो गलत काम है, उसको भी कंट्रोल करके चलना है। ये है बेसिकली मुद्दा भाई, समझ रहे हैं ना आप लोग कहां पर खेला जा रहा है। तो ये बातें आप लोग समझिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सी सेट का क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। 40 एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, बिल्कुल भी। आइए आप लोगों को यहाँ पर अब अंग्रेजी बनाता हूँ, इसके अंदर में अंग्रेजी सीखेंगे। हालांकि वोकैबुलरी बेसिकली डिस्कस करते हैं जब हम लोग, तो आप लोगों को देखने को मिलता है आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को ये फायदा पहुंचाते हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस के अंदर में, एसएससी बैंकिंग एनडीए सीडीएस के अंदर में, एपीएफसी के अंदर भी आप लोगों ने जब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की होगी तो वहाँ पर भी आप लोगों ने चीज़ें देखी होगी। तो हर जगह आप लोग काम आती है और ऊपर से कई जगह आप लोग को कॉन्फिडेंस में भी लेकर आएगी। जब कोई अंग्रेजी आप लोगों के सामने बोल रहा है, अगर आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं अलग बात है, पर एटलीस्ट समझ पा रहे हैं आप लोग, तो वो बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिलती है। तो 5 शब्द रहते हैं वैसे तो मेनली, पर लेकिन बहुत सारे और भी शब्द हैं, अगर आप लोग चाहे तो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर ये है बेसिकली एनर्वेटेड, मतलब एक तरह से ना इंसान की एनर्जी जब चूस जाती है, पूरे दिन लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या क्या कर डाला, तो उस टाइम पर आप लोग एक काम किया करो, थोड़ा सा सिएस्टा ले लिया करो। मतलब दोपहर में हल्का सा कोशिश करो 10-15 मिनट या 20 मिनट, मैं तो बोलूँगा बेसिकली 20 से 22 मिनट की हल्की सी झपकी ले ली, फिर से रिफ्रेश कर देगी और फिर से अपने काम में लग जाओ। जिसने ये आदत बना ली ना जिंदगी में, उस इंसान को कभी कोई एक तरीके से ना सुस्त नहीं देखेगा, और वो हमेशा अपने काम को फुल एनर्जी के साथ में करेगा, हर द जोश, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मैं करता हूँ बड़ी बार, चेयर पे बैठा हूँ, जरा सा जैसे चेयर पे बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब वीडियो बनाने के बाद में क्या हुआ, डिकोडिंग पे लगाता हूँ कई बार, तो हल्की सी झपकी ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब बीच बीच में, जैसे कि मान लो मैं रात को 2 घंटे भी सोया, फिर भी मैं एनर्जी के साथ में काम कैसे कर पाता हूँ, तो ऐसे कर पाता हूँ। तो कई सारे बच्चे सर कैसे एनर्जी में रहते हो, तो यार मैं बीच में झपके मार लेता हूँ ठीक है, तो झपके की वजह से चीज़ें सही चलती रहती हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है काउंटेनेंसी, यानी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। जो जिंदगी में ना आप लोग सबसे बड़ी बात कहता है क्या, आप लोग कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाते, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आप लोगों के अंदर में गलतियां। जिस दिन आप लोगों ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, सबके सामने नहीं कि सबके सामने स्वीकार करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, नहीं, अपने आप में मानो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो आप लोग चीज़ों को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मेरे अंदर जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है, जो खासकर मेरी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, मैं चेयर पर बैठकर मतलब कई बार पानी पीना भूल जाता हूँ, ठीक है। कई बार देखा टाइम और यार खाना खाना था, लेट हो गया, तो इसकी वजह से मुझे कई बार अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी हैं, ठीक है। चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो मैं इन चीज़ों को लेकर कई बार इग्नोरेंट हो जाता हूँ, ठीक है मतलब समझ रहे हैं आप लोग चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ज़िंदगी में आप लोगों को इन चीज़ों को भी मैनेज करना आना चाहिए। सारी चीज़ें सही है पर लेकिन ये भी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो पहले स्वीकार तो करो कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं काम कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सारी चीज़ें बड़े से कर रहा हूँ, हवाबाजी में फेंक रहा हूँ बस बातें, ऐसा नहीं हुआ करता, ठीक है। तो जो जो चीज़ें एक्सेप्ट करोगे यार ये कमी है, तभी उसके ऊपर सोल्यूशन करोगे और काम करना स्टार्ट करोगे। ओके, इंटरेस्टिंग शब्द है, डिफरेंट सा शब्द है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक मतलब एक तरीके से ग्रम्य है। ग्रम्य मतलब एक ऐसा व्यू, आप लोग कहते हैं ना कि भाई साहब
घर चाहिए तो उन्हें रिवर फ्रंट वाला व्यू होना चाहिए ठीक है, जैसे मुंबई में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक तरीके से प्लीजेंट व्यू या कंट्री साइड व्यू आप लोग बोल देते हैं कई बार, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर शब्द ये है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब क्या होता है? धर्मतंत्र, यानी कि सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट रूल करते हैं नेम ऑफ द गॉड। ठीक है, मतलब क्या इसका? जैसे कि आप लोग देखते हैं आज के डेट में कि एक तरीके से कई बार आप लोगों को भगवान के नाम पर आप लोग बोलते हैं कि एक तरीके से इंसान बोलता है कि यहाँ पर भगवान रूल कर रहे हैं, तो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसको कई बार एक तरीके से अलग अलग, जैसे मोनोक्रेसी के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं, मोनार्की के नाम से भी आप लोग जानते हैं। मोनार्क यानी कि किंग मान लेते हैं वही भगवान है, ये वाली चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। तो इंटरेस्टिंग शब्द है ये भी। इंटरेस्टिंग वर्ड है। बात की जा रही है प्रोसेलेटाइजिंग, तो यानी कि धर्मांतरण, यानी कि एक तरीके से एक्सेप्ट करना, जब कन्वर्जन होता है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ, या एक ओपिनियन से दूसरे ओपिनियन में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसको एक तरीके से इंप्लीमेंट करना, तो एक्शन जो अटेम्प्टिंग द कन्वर्जन, यानी कि उसको आप लोग यहाँ पर ये शब्द यूज कर सकते हो। संविधान के आप लोगों को पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का आप लोगों को ये बताना है कि धर्म के बारे में कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर इसका देता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आंसर सही दोगे, क्योंकि इतनी बार आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को फिर से, क्लास जो है संडे में मैं सोच रहा हूँ क्लास नहीं रखा करेंगे, संडे में ऑफ रखा करेंगे। संडे में आप लोगों का टेस्ट हो जाया करेगा, और जब वो टेस्ट हुआ करेगा तो आप लोगों को ये करना है कि अपना रिवीजन कर लेना है जो भी पूरे वीक में पढ़ाई की है। ठीक है, पूरे वीक में जब आप लोग पढ़ाई कर लेते हो तो फिर आप लोगों का रिवीजन यहाँ पर हो जाता है, तो इससे फायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छे से। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से अपनी इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। टेस्ट देने से आप लोग, और फिर टेस्ट का रिवीजन कर लो शाम तक का, तो सही तरीके से आप लोग चीज़ों को लेकर चल पाओगे। मंडे से फिर से रेगुलर आप लोग क्लास चलेंगी, जिस तरीके से पैटर्न में क्लास चल रही थी। मॉर्निंग में 11 बजे एक क्लास, फिर 1 बजे, फिर दूसरी क्लास आप लोगों को 5 बजे, और फिर 8 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। इनको जरूर अटेम्प्ट करना, अच्छे से क्लासेस देखो अपनी, कोई भी सिलेबस का पार्ट जो है वो आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं अच्छे से लगे रहो। ओके, और पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग आसानी से, उसको भी आप लोग देख लेना। बाकी आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, और जाने से पहले एक बार रिकॉल जरूर कर लेना कि आप लोग कितना याद रख पा रहे हो। ये कुछ बातें हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और फिर भी कोई टेंशन है तो यहाँ पर आकर मेरे साथ में कनेक्ट हो लो। ठीक है तकिया कलाम बैठा नहीं वैसे। ठीक है, चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।